हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैंने जो आपकी यूनिट टेस्ट पे आने वाले हैं, और आगे के सभी चैप्टर को हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में कंप्लीट किया हुआ है। ज्योमेट्री ले लो, अलजेब्रा ले लो, साइंस ले लो, बाकी लैंग्वेजेस ले लो, सब कुछ हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो अभी हम एक्सरसाइज के भी कुछ वीडियो आपको बना के दे रहे हैं जिससे आपको हेल्प हो पाए और आप फटाफट चीज़ों को कंप्लीट कर पाओ। देखो गाइस, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे 3 कॉलम्स आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। उसके अंदर आप देखोगे तो पहले कॉलम का मैचिंग सेकंड और थर्ड के साथ करना है। तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑलरेडी अगर आपने मेरे डिटेल लेक्चर्स देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जिसके अंदर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसके अंदर जहां आपको दिखाई दे वो इसके सामने लिख दो। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इसके सामने लिख दो, द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। अब इसका यहाँ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उसमें से कोई एग्जाम्पल ले लो। डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वाला आपको सिंपल सा एग्जाम्पल ये दिखाई दे रहा है, और व्हीकल मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। ओके, तो अ व्हीकल मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब पहले ज़्यादा था और बाद में क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि स्टॉप हो गया तो क्या हो गया, 5 सेकेंड के बाद कम हो गया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आपको ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसके अंदर से देख लो, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, और इसके अंदर आपको वही एग्जांपल दिखाई देगा जिसके अंदर क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखो, अ कार इनिशियली एट रेस्ट, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी 0 है, बट जब हमने बाद में स्टार्ट किया तो रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। पहले 0 था और बाद में बढ़ गया, तो पहले 0 और बाद में बढ़ा, इसीलिए किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद जीरो एक्सेलरेशन, मैंने आप सभी को बताया था कि जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जैसी है वैसी ही है, जैसा इनिशियल है वैसा ही फाइनल है, तो चेंज नहीं होती। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होता। तो वेलोसिटी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, कितने से बस मूव हो रही है, 25 मीटर पर सेकेंड, और चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है। तो ये हमारे तीनों एग्जांपल्स आ गए। अब चलते हैं गाइस अगला क्लैरिफाई द डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस की यूज है, पहले मैं ये आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको लिखने के लिए आसानी होगी। अब चलते आगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट किया हुआ है। पहला तो सिंपल सी बात है, वही एग्जाम्पल जो डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी अपना जब डिटेल लेक्चर्स कर रहा था, वन शॉट करवा रहा था, तो मैंने उसके अंदर आप सभी को दिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पहले में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। तो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, ये ऑलरेडी उसका डेफिनेशन है जो मैंने अपने लेक्चर में करवाया। एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, ये ऑलरेडी करवाया हुआ है। देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही बात है, इसमें मैग्नीट्यूड की बस जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट में दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद गाइस, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इसकी वैल्यू गाइस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आ सकती है। तो ये 3 आप लिख लोगे, आपका काम हो जाएगा। वैसे जनरली इसमें से 2 पॉइंट लिखोगे तो भी हो जाएगा, क्यों देखो गाइस, ये इस तरह से कंसिडर किया जाता है, ये देखो, ये हाफ हाफ, ये इस तरह से, ये पूरा 1 मार्क्स कंसिडर किया जाता है, ये 1 मार्क्स कंसिडर किया जाता है, तो इस तरह से 2 मार्क्स के हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, फिर से गाइस आपको डेफिनेशन, आपने अगर पूरे लेक्चर्स देखे होंगे तो इसके अंदर पहला 2 पॉइंट तो आपका ऐसे ही क्लियर हो गया, और 2 पॉइंट आपने दोनों लिख दिया ना, तो आपका काम हो जाता है। यूनिफॉर्म, व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब गाइस सिंपल सी बात है, देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, ओके, ये गलत है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा, बस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, इक्वल के जगह बस यहाँ अनइक्वल लिख दोगे ना, इक्वल के जगह बस यहाँ अनइक्वल लिख दोगे, अनइक्वल लिख दोगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बस वो काम हो जाएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज 0, सही बात है। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन 0 क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम होता है, और दोनों सेम होता है तो अगर दोनों को हम माइनस करेंगे, फाइनल और इनिशियल को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट 0, सही बात है ना। इसमें हर जगह क्या होता है, हर जगह मोशन चेंज होता रहता है, और मोशन चेंज होने के कारण उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, और मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण नंबर चेंज होता है, और नंबर चेंज रहेगा इनिशियल और फाइनल, तो 0 कहाँ से होगा। ओके, इसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्टेन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन,
इसके अंदर स्ट्रेट लाइन होगा, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इस, ये ऑलरेडी हमने अपने ड्रॉ करके अपने डिटेल लेक्चर में आप लोगों को बताया था। अब आगे चलते हैं, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो फटक से। अगला ये कुछ सॉल्व करना है हमें। देखो u इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, a इक्वल टू कितना दिया है 4 एंड t इक्वल टू कितना दिया है 3। ओके, और अपने को क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ हम रख देते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब u की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 4 एंड t की वैल्यू कितनी है 3। तो कितना हो गया 4 3 12 एंड 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। पहले का आंसर कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ तो आप लोग को क्वेश्चन भी मिल जाए इधर, 14 मीटर पर सेकेंड, सिंपल सा आ गया। अगर मैं दूसरा बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो देखो सेम इसके अंदर वही फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या क्या गिवन है, u अपने को नहीं दिया हुआ है तो u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये देखो नहीं दिया है। दूसरा a कितना दिया हुआ, a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है। t 2 सेकेंड, t कितना दिया 2 सेकेंड दिया हुआ है। और v की वैल्यू भी हमें दी है, मतलब फाइनल रिजल्ट भी हमें दिया है, v की वैल्यू भी हमें दी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर पुट करेंगे v इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू कितनी है 20, u की वैल्यू कितनी दी है यही तो फाइंड करना है। a की वैल्यू कितनी है 5 एंड t की वैल्यू कितनी दी है 2। ये देखो 20 u 5 2 सा कितना हो जाएगा दोस्तों 10, प्लस 10 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू यू। 20 में से 10 गया तो बस क्या बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखे पूरी चीज। ओके, आप देखो भाई इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर u इक्वल टू u इक्वल टू 5, देन इसके बाद a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 एंड t इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। और हमें क्या निकालना है, s निकालना है, s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। अब सबके फॉर्मूले को हम यहाँ रख देते हैं, फॉर्मूले को रख देते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ओके, अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट करो। s तो अपने को फाइंड करना है, नहीं दिया हुआ। u कितना दिया हो, u 5 दिया हुआ है। t कितना दिया हुआ दोस्तों, t 3 दिया हुआ है प्लस 1/2। a अगर मैं बात करूँ तो 12 दिया हुआ है, एंड अगर t की बात करूँ तो t 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। 5 3 सा ये हो गया 15 एंड 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 6 1 सा 6, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 6 सा 54 और 5 4 हमारा 9 हो गया, 5 1 6 हो गया। ये हो गया हमारा, ये देखो ये हमारा s डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ यूनिट यूज करेंगे मीटर। क्या यूज करेंगे, मीटर। हो गया। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है गाइस, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, बस क्या क्या दिया वो हम फाइंड करेंगे। u इक्वल टू 7 एंड a तो अपने को दिया नहीं है, फाइंड करना है। देन t इक्वल टू 4 और s दिया हुआ है, s इक्वल टू 92। तो अब यहाँ फिर से हम फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s कितना है 92, 92 रख दिया। u कितना है हमारा, u 7 रख दिया। t हमारा 4 है प्लस a तो हमें फाइंड करना है, और t अगेन हमारा क्या है 4 का स्क्वायर। अब 92 7 4 28 एंड 1/2 8।
4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16 होगा। अब अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो कैंसिल हो सकता है। तो कितना बचा 92, 28 प्लस 1 को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए ही आएगा, और साथ में यहाँ क्या बचा 8 बचा। ओके देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर इसका 2 8 ज़ा 16, फिर 8 1 ज़ा 8, और साथ में ए को भी मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर वही आएगा। अब 28 को मैं इस साइड लेके चले जाता हूँ, प्लस में इक्वल की साइड आएगा तो माइनस, तो ऐसा लिख दो अच्छा दिखेगा 8a। ओके अब देखो 12 में से अगर मैं 8 को माइनस करूंगा तो अपना कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ कितना 8 बच रहा है, कितना बच रहा है 8, 8 में से 2 माइनस करूंगा तो 6 बचेगा, और इक्वल टू 8a। अब 8a, ए मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ सीधे 8a इक्वल टू 64। अब ये इस साइड मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड का तो डिवाइड, तो 8 के टेबल में 64 तो आता ही है, 8 8 ज़ा 64। ये हो गया हमारा a इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हम अगर देखेंगे तो फिर से वही चीज़ें दी है, और यहाँ नया फॉर्मूला न्यूटन बाबा का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो यूज़ करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, u इक्वल टू कितना दिया हुआ है, u इक्वल टू पहले क्वेश्चन में 4, देन a इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है 3, देन इसके बाद और क्या दिया s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन इसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू 8। ओके मतलब v की वैल्यू हमारी फाइनली v की वैल्यू कितनी दी है, v की वैल्यू कितनी दी है 8। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम आराम से, वही वाला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके अब v की वैल्यू कितनी आई है फाइनल का वहाँ फाइंड करके दिया हुआ है, यहाँ 8 का स्क्वायर आ गया। अब u की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 2a अपने को दिया है 3, और s तो दोस्तों फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 2 सा कितना होता है 6 होता है, 16 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 4 में से 6 माइनस नहीं होता, तो 14 में से 6 अगर मैं माइनस करूँगा तो 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 6x। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और मुझे ये s चाहिए, तो इसीलिए इस 6 को मैं डिवाइड में लेके आऊँगा क्योंकि मल्टीप्लाई है इस साइड। 6 8 ज़ा 48, तो 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो s इक्वल टू कितना आ गया 8 मीटर। लेंथ दिया हुआ इसलिए हमें किसमें लिखना पड़ेगा मीटर में। ओके अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमें दिया हुआ है, अगले में गाइस क्या क्या हमें नहीं दिया हुआ है, u इक्वल टू ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन मार्क है, a दिया हुआ है a इक्वल टू 5 है, एंड s इक्वल टू 8.4 है, और v इक्वल टू कितना है 10। चलो पुट करो, और क्या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 10 स्क्वायर, u की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, यही तो नहीं दिया है 2a की वैल्यू a कितना दिया है 5, और s कितना दिया हुआ है s 8.4, तो ध्यान दो 10 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 100, और u स्क्वायर तो अपने को फाइंड करना है, प्लस 2 5 10 इंटू 8.4। अब देखो मैं यहाँ एक चीज़ करने वाला जो चीज़ें आप लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखो इस डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अगर एक जीरो हम हटा देते हैं तो डेसिमल के बाद का ये जो डेसिमल एक डिजिट के बाद जो डेसिमल दिया है ना ये भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ एक जीरो है, यहाँ देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो जीरो गायब करूँगा तो ये डेसिमल भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ बस 1 बचेगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करके क्या ही मतलब, तो 84 आ गया डायरेक्ट। समझ में आया कैसे प्रदीप सर ने किया। देखो एक जीरो है,
एक जीरो है और एक डिजिट के बाद है, एक ही डिजिट का डेसिमल है, तो अगर जीरो हटाऊंगा तो एक डिजिट वाला डेसिमल, एक डिजिट के बाद का डेसिमल गायब हो जाएगा, तो बस क्या बचेगा, 84 ही बचेगा। अब 84 प्लस में इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 100 में से 84 अगर हम माइनस करेंगे मेरे दोस्त तो कितना बचेगा, 16। अब स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। हो गया, इसका भी एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज अब हम बात करेंगे अगला, कंप्लीट द सेंटेंस, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, बट इसको हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो ऑलरेडी आपको मैंने पूरा डिटेल लेक्चर बताया, आप उसमें तो आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। थोड़ी बहुत चीजें मैं बता देता हूँ। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिशिंग पॉइंट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, अरे भाई शॉर्टकट डिस्टेंस को क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट कहते थे, याद होगा आपको। पहला पॉइंट खत्म। डिक्लेरेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, सही बात है, जिसके अंदर वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। when an object is an uniform circular motion its velocity change at every point। कहने का इनके मतलब क्या है कि आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर वो यूनिफॉर्म है तो मतलब हर जगह स्पीड जो है सेम रहेगा। प्लस स्पीड मतलब स्पीड ओनली, जो स्पीड है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो हर जगह स्पीड सेम रहेगा, हर जगह, मतलब ये नंबर हर जगह सेम रहेगा। पर अगर जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी दो चीज़ों से बनता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है, बट अगर आप देखोगे डायरेक्शन पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो जैसे अगर मैं बोलूँ +5 और एक दूसरा -5, ये जो प्लस और माइनस होता है डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो +5 और -5 बिल्कुल अलग होता है ना, सही बात है कि नहीं। तो जो अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी दो चीजों से बनता है, एक बनता है हमारा डायरेक्शन और एक बनता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है, बट डायरेक्शन अलग होने की वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है एवरी पॉइंट पे। इसीलिए ये लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन इट्स वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। अब ड्यूरिंग कोलिजन आप सभी को ये प्रूव करके दिया था, m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसके कारण हमें पता चलता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट होता है। द वर्किंग ऑफ रॉकेट डिपेंड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सही बात है, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन फर्स्ट देन रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं, इग्निशन होगा और सामने से उतना ही फोर्स मिलेगा अर्थ की तरफ से, तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। अब चलते हैं अगला, यू, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपने, हाँ। अब बढ़ते यू साइंटिफिक रीजन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। सही बात है गाइस, सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे गिर रहा है और मान लो वहां कोई और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, कोई और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है और वो बॉडी ओनली एक्सेलरेट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो वो जो फोर्स वहां लगेगा वो कांस्टेंट फोर्स लगेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा कि कम ज्यादा कम नहीं, इसको पहले जोर से बुलाऊंगा फिर धीरे से बुलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वहां कोई और फोर्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये ओनली क्यों नीचे जा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कांस्टेंट होगी। वो क्या होगी, कांस्टेंट, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप सभी को पता है, और वो वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम जनरली कितना लेते हैं, अगर मैं सरफेस की बात करूं, अगर इस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, कोई और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब सेम वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा। अब एक एक लाइन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। When an object falls freely to the ground, it's under the effect of constant force is known as a force of gravity। सिंपल सी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं ग्राउंड पे गिरा रहा हूँ तो वो मतलब किसके कारण नीचे जा रहा है, वो जा रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। बट वो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। नो अदर फोर्सेस एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो हेंस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से दैट this is constant force of gravity accelerate the freely falling object is uniformly। न्यूटन बाबा अपने सेकेंड लॉ के थ्रू बोलते हैं कि जो उस पे आपको पता है फोर्स, आपने मोमेंटम वाले एफ ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला हमने जो बनाया था आपको याद होगा। तो अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है
और वो बस किसके कारण नीचे बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो वहां लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। और ग्रेविटी के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। This uniform acceleration is known as acceleration due to gravity which acts toward the center. हर ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना चाहता है, अर्थ के सेंटर की तरफ लेके जाना चाहता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। भाई ये एकदम प्यारा सा कुछ गिवरेजेस दिया। सो गाइज अगला, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन और अपोजिट देयर इफेक्ट डू नॉट गेट कैंसल्ड। सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसा मानते हैं कि अगर मैं खड़ा हूँ और मेरे अपोजिट में कोई खड़ा है और हम दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, तो यहाँ फोर्सेस क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ना वो मेरे को खींच पाता, ना मैं उसको खींच पाता हूँ। बट यहाँ का कंडीशन बिल्कुल अलग है। यहाँ कंडीशन क्या है गाइस, कि व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट, दो बॉडी एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कम इनटू एक्शन। एक एक्शन करेगा, दूसरा क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और एक ये जो सिंपल सा एक ही चीज बोलूंगा कि कैंसिल क्यों नहीं होता, कैंसिल क्यों नहीं होता, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। देखो गाइस, जैसे आपने गन का देखा था, हमने ट्रिगर दबाया, ओके, जो हमारा गन होता है वो गन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसको रिकॉइल बोलते हैं, और बुलेट आगे के डायरेक्शन में जा रहा है। एक एक्शन कर रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिएक्शन। तो दोनों अलग अलग बॉडी पे होता है, और दोनों अलग अलग बॉडी पे होने की वजह से यहाँ जो फोर्सेस होते हैं वो कैंसल नहीं होते। सिंपल सा आंसर, ओके, सिंपल सा, 100 की सीधी बात। अब गाइस, इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल when both are traveling with the same velocity। यार मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी तो आप इसको पढ़ लोगे और लिख भी लोगे आराम से। मैं इसका मतलब बता देता हूँ एक एक चीज। जैसे मान लो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। अब यहाँ क्या लिखा, ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड है। मान लो ऐसा एक टेनिस बॉल है और दूसरा क्या है, स्टॉप अ टेनिस बॉल कंपेयर टू क्रिकेट बॉल। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए, समझाने के लिए। 2 kg मान लो मास है और इसका वेलोसिटी 3 है, तो इसका कितना हो गया, 3 2 6, इसका मोमेंटम 6 हो गया। अगर मैं अब दूसरे की बात करूं, अब इसका मास मैं 5 ले लेता हूं और वेलोसिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो सेम है, तो 3 लेता हूं, तो 5 3 क्या हो गया 15। तो इसका मोमेंटम देखो और इसका मोमेंटम देखो, दोनों का मोमेंटम अलग अलग है ना। अगर मास अलग है, अगर मास अलग है, टेनिस बॉल का मास और क्रिकेट बॉल का मास, दोनों का मास अलग होता है, और मास अलग होने के कारण दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। और मोमेंटम अलग होगा क्योंकि मोमेंटम बस एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। पर इस केस के अंदर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा सेम है, बट मास क्या भाई अलग है ना, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल का। इसीलिए ये दिया हुआ है कि एक एक चीज हम लोग पढ़ देते हैं। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो मैंने बोला। आगे आगे वही चीजें लिखी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ओके, जो हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था। जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही मोमेंटम चेंज होगा, ये हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था, वही आगे वाली लाइन लिखी है। इन द गिवन इंफॉर्मेशन both the balls move with the same velocity and finally stop, thus force applied to the stop the ball with the directly proportional to mass of the ball। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मुझे हाथी को रोकना है, चींटी को रोकना है, हाथी को रोकना है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इसलिए क्या लिखा है, फोर्स अप्लाई टू द स्टॉप द बॉल विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉल। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, मतलब ये डायरेक्टली रिलेशन है। जितना कम मास उतना कम फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। आगे, इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग द सेम स्पीड बिकॉज द मोमेंटम ऑफ द क्रिकेट बॉल विल बी हाइयर। क्यों हाइयर है, क्योंकि भाई उसका मास ज्यादा है देन द टेनिस बॉल, एज द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज मोर देन टेनिस बॉल। अब वही चीजें मैंने बताई कि जो क्रिकेट बॉल का मास होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसको रोकना कंपेयर टू टेनिस बॉल के कंपेरिजन में ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है मतलब यहाँ मुश्किल वर्ड यूज कर सकते हैं, इतना तो मुश्किल नहीं होता, मुश्किल है क्योंकि गाइस उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा रहेगा, किसके अंदर, क्रिकेट बॉल कंपेयर टू टेनिस बॉल। ओके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसाइडर टू बी यूनिफॉर्म। अरे सही बात है ना यार, मतलब कि कहने का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो, जो जैसा है वैसा ही रहे। तो अगर ये मान लो ये इधर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और ये अपनी जगह पे ही है, तो आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही है, परसों भी ऐसा है, तो भाई ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है।
ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 0 ऑल द टाइम, डज नॉट इवन चेंज विद डायरेक्शन, मतलब किसी के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, जैसा था वैसा ही है। तो भाई अगर अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसका स्पीड कितना, तो हमेशा बोलोगे सर 0 मीटर पर सेकेंड। कभी पूछूं, परसों आके पूछो 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, तो जीरो भी एक नंबर है, तो वो क्या डिफाइन करेगा कि यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म मतलब ही मतलब क्या होता है, चेंज ना होना। तो चेंज हो रहा है क्या, चेंज नहीं हो रहा है। समझो, इसको बड़ा कर देता हूँ तो देख के लिख लो। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एग्जांपल तो भाई आप दोगे, ये मैं चाहूंगा कि 5 एग्जांपल्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कमेंट बॉक्स में भर दो, कमेंट बॉक्स में भर दो, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने आगे पढ़ा होगा तो एग्जांपल आप दे सकते हो। हम आगे न्यूमेरिकल से फटाक से न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट moves 80 meter in the first 3 seconds, 22 meter in the next 3 seconds, and 40 meter in the last 3 seconds. What its average speed? अरे भाई बहुत सिंपल है, हम लिखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो दोस्तों ऑलरेडी इससे रिलेटेड बेटा सॉल्व एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो टोटल स्पीड है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्योंकि स्पीड है। अब जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ सबको 18 मीटर, 18 मीटर के बाद क्या 22 मीटर, और इसके बाद 14 मीटर, सबको प्लस कर दो, 18 प्लस 14 प्लस 22 अपॉन टोटल टाइम। पहला 3 है, अगेन मेरे ख्याल से 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, सबके 3 3 है। ये देखो, ये देखो, ये 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ऊपर टोटल डिस्टेंस को प्लस करो, नीचे टोटल टाइम को प्लस करो। चलो फटाक से करते हैं हम लोग। 4 5 6 14, 1 2 3 4 5, प्लस करो सबको, देखो आ जाएगा। और 9 6 जा 54, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आंसर तो दिया हुआ है। तो अच्छा, आपने बुक में भी तो आंसर दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। हो गया गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देने वाला हूँ, मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देने वाला हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg। तो जो जो चीज़ें लिखी है मैं इसको लिखते जाता हूँ। गिवन मास कितना दिया हुआ, 16 kg, लिख दिया। इज मूविंग विद द एक्सलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख दिया। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, मतलब हमें इससे अप्लाइड फोर्स फाइंड करना है, पहली बात तो ये। दूसरा, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, अब दूसरा वाला मास तो मैं इसको m1 कंसिडर कर सकता हूँ, एक और मास दिया हुआ है ना, एक और मास दिया हुआ है, और इसको भी 1 हम कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, if the same force is applied on the object of the mass second mass m2 equal to 24 kg, how much will be accelerate, मतलब a2 भी अपने को दिया हुआ है, मतलब a2 अपने को फाइंड करना है, मतलब दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहला मास, सबसे पहले फोर्स फाइंड करना है, फिर ये जो फोर्स मिलेगा इसी का यूज करके सेकेंड वाले, मतलब कि सेम फोर्स, अगर सेम फोर्स मैं 24 kg वाले मास पे अप्लाई कर रहा हूं तो वो कितना एक्सलरेट हो रहा है। पहले ये मास था और ये एक्सेलरेशन हो रहा था, तो वहां फोर्स कितना लगाया होगा, फिर सेम फोर्स इस बॉडी पे मैं लगाऊंगा तो कितना एक्सेलरेट होगा आगे, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। देखो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 1 1, तो मास कितना दिया 16 और एक्सेलरेशन 3, 16 3 48 न्यूटन। क्यों न्यूटन लगाया, क्योंकि फोर्स है। अब गई सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, सेम फोर्स, यही वाला फोर्स, मैं फिर से ऐसा लिख देता हूँ क्योंकि मास अलग है और एक्सेलरेशन अलग है, इसलिए मैंने m2 a2 लिखा। अब यही सेम फोर्स यहाँ लगाना है, m2 कितना है 24, a2 अपने को मिल जाएगा। अब दोनों के पीछे मल्टीप्लाई, इक्वल के से हटा के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 24, हो गया एक्सेलरेशन। सेकंड वाला भी हमने फाइंड कर लिया, एकदम सिंपल सा।
अब चलो अगला क्वेश्चन गाइस, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पता है कि एक बुलेट है, उस बुलेट का कुछ मास, इनिशियल मास दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। फिर इसके बाद एक यहाँ वुडन फ्लैंक है जिसके अंदर ये जाके बाद में पेनेट्रेट हो जाएगा, और पेनेट्रेट होने के बाद दोनों सेम, अंदर बुलेट और ये अंदर बुलेट और ये वुडन फ्लैंक दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो जो फाइनल सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं वो दोनों का, क्योंकि जैसे मुझे आगे बुलेट लग गया, मुझे बुलेट लग गया तो मैं और बुलेट मेरे अंदर ही है, तो बुलेट और मैं दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो वो जो सेम स्पीड से आगे बढ़ने वाले फाइनल वेलोसिटी, वही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो मैं फटाक से फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ एक चीज़ गड़बड़ है, ये 900 नहीं है, 90 ग्राम है, करेक्ट करना लोग भूल गए। तो लिखते हैं बुलेट हैविंग मास, मास कितना है, 10 ग्राम, लिख दिया। इसके बाद मूविंग द स्पीड, वही बुलेट कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कितने स्पीड से, तो इनिशियल स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। बट गाइस यहाँ देखोगे, ये देखो मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में, और ये हमारा सीजीएस यूनिट में, तो ऐसा नहीं चल सकता, दोनों सेम ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होने चाहिए। तो ये ग्राम में है, ये भी हमारा ग्राम में हो, ये भी हमारा या तो ग्राम में होना चाहिए, या तो इसको भी क्या करो, एसआई में कर दो। तो हम ग्राम में इसको केजी में कर देते हैं, जो हमारे लिए आसान रहेगा। तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो 0 0 कैंसल। अब ऊपर बच्चा 1। देखो इस नीचे 2 0 है, तो ऊपर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे, पर यहाँ 2 डिजिट है तो नहीं, तो हम एक 0 ले लेते हैं। अब 2 डिजिट हो गया, तो 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल 1 2, इसके पहले ये हो गया हमारा केजी, 0.01 केजी। अब गाइस इनिशियल वेलोसिटी ये भी आ गई। अब क्या हो रहा, हाँ अपना वुडन फ्लैंक का भी दिया हुआ है, ठीक, वुडन फ्लैंक ऑफ मास 90 ग्राम, तो M2 इक्वल टू 90 ग्राम, और फ्लैंक वॉज इनिशियली एट ए रेस्ट, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। बुलेट गेट एम्बेडेड इन, हाँ अब बुलेट क्या हो गया, अब बुलेट जाके किस में पेनेट्रेट हो गया, वुडन फ्लैंक के अंदर पेनेट्रेट हो गया। तो वुडन फ्लैंक के अंदर जब पेनेट्रेट हुआ, द फ्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर डिटरमाइन देयर वेलोसिटी। जो हमारा बुलेट है, वो जो बुलेट है और वुडन फ्लैंक के अंदर पेनेट्रेट हो गया, और दोनों सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी v1, ये v1 किसका, बुलेट का, v2 किसका, वुडन का, बट दोनों का सेम रहेगा, इसलिए कॉमनली हम लोग क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। अब यहाँ m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। m1, हाँ ये भी 90 ग्राम है ना, इसको भी हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल। अब नीचे 2 0 है, ऊपर 2 डिजिट के पहले डेसिमल 1 डिजिट और 1 हम ऐड कर लेंगे, ये हो गया केजी। चलो अब m1 u1, m1 की वैल्यू कितनी, 0.01 इंटू u1 कितना है, 1.5 प्लस m2 u2, m2 की वैल्यू कितनी है, 0.09 इंटू u2 की वैल्यू कितनी है, u2 तो 0 मतलब पूरा कंडीशन ही 0 आने वाला, बट चलो मैं लिख देता हूँ। m1 की वैल्यू कितनी है गाइस, 0.01 इंटू v1 v2 को कॉमनली हम v लेंगे, क्योंकि दोनों हमारा फाइनल वेलोसिटी दोनों का सेम है, बुलेट का भी और वुडन फ्लैंक का भी, तो v ले लेते हैं। m2 कितना है, m2 0.09, और ये v2 को v ले लिया। अब गाइस मल्टीप्लाई करो, पहले 50, पहले नॉर्मली 50 1 सा 15, 15 1 सा 15। अब डेसिमल काउंट करो, 1 2 3, 3 के पहले तो 1 2 2 ही डिजिट है, तो हम एक 0 ऐड करके डेसिमल कर देंगे, क्योंकि 2 ही डिजिट है ना। देखो 15 1 सा 15, तो हम देखो 1 2 3, और यहाँ 2 ही डिजिट था, तो 1 2 1 0 हमने खुद से ऐड किया। टोटल डेसिमल कितने डिजिट के बाद है ये काउंट करना है, तो हमने काउंट किया 1 2 3, तो यहाँ 2 ही था, इसलिए हमने एक 0 ऐड कर दिया। ये पूरा का पूरा पार्ट 0 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो दोनों में से v कॉमन आ जाएगा, क्योंकि v सेम है, और अंदर ये बचेगा 0.1 और 0.1, 0.01 और 0.09, और बाहर हमारा v कॉमन आ जाएगा। अब ये 0 गए हो, तो 0.015 इक्वल, अब दोनों को प्लस करके दोस्तों देख लो, 0.01 0.09, 9 और 1 कितना होगा, 10। अगर हम देखें तो 0.10 0.10
ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें तो v निकालना है, इसको डिवाइड में कर लो, डिवाइड में कर लो। 0.015 डिवाइड बाय 0.10 इक्वल टू v। अब देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं एकदम सिंपल सा तरीका ये बता रहा हूँ जिससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो कि टोटल कितने डेसिमल के बाद है। यहाँ नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ डेसिमल 3 डिजिट के बाद है 1 2 3, और यहाँ 2 ही डिजिट के बाद है। अगर मुझे ये डेसिमल को हटाना है तो ऊपर और नीचे मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। या तो गाइस एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये देखो यहाँ डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। तो यहाँ भी अगर मैं ये डेसिमल आगे कर दूं, ओके ये डेसिमल आगे कर दूं तो ये नीचे का नंबर गायब हो जाएगा। ये 0.10 है ना, ये डेसिमल बस आगे करूं तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। देखो ये डेसिमल बस मैंने एक आगे कर दिया 0.15, तो नीचे वाली ये कहानी खत्म, क्योंकि ये डेसिमल यहाँ आगे आ गया। तो ये देखो ये डेसिमल आगे आया तो ये नीचे वाली कहानी खत्म, और हमारा आंसर आ गया v। तो v इक्वल टू 0.15। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर 1000 से नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, बट सिंपल सी बात है, ये डेसिमल आगे गया तो नीचे वाली कहानी खत्म। ऐसे करके भी आप समझ सकते हो और आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। बट दूसरा तरीका भी है, ऊपर 1000 से करो, नीचे 1000 से करो, फिर इसके बाद जो नंबर आ रहा है फिर उतना जीरो कंसीडर करो, बहुत लेंथी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डेसिमल मैंने आगे लिया, नीचे की कहानी खत्म, क्योंकि नीचे 10 है भाई। डेसिमल को छोड़ो पर नीचे सोचो, नीचे 10 है। समझ में आया? तो v इक्वल टू अपना कितना आ गया, v इक्वल टू 0.15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब गाइस ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट किया था, ये वाला। देखो अगर आपको ध्यान होगा, ये क्वेश्चन हमने अब भी किया, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो इसके अंदर भी टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम को डिवाइड करना और हमारा आंसर निकालना है। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इसका आंसर निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।